नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। सियासत के ये कुत्ते हैं, न तेरे हैं न मेरे हैं। मौजूदा सियासी परिदृश्य और मौजूदा दौर के धुरंधर राजनेताओं की दोमुही सियासत को देखते हुए यह जुमला बेहद सटीक बैठता है। ये बाहर कुछ और कहते हैं, संसद के भीतर घुसने के बाद कुछ और करते हैं। जरा देखिए, विपक्ष ने हंगामा किया कि साहब एफडीआई पर वोटिंग कराइए, सरकार रजामंद हो गई। लोकसभा में बहस हुई तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के माननीय नेताओं ने बड़े धांसू मेंटल तरीके से एफडीआई की लानत मलानत कर डाली। लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो खिसक लिए दुम दबाकर। इनकी ये दोमुही सियासत यही नहीं थमी। अगले दिन जब राज्यसभा में बहस चली तो जिस एफडीआई के खिलाफ मायावती आंखें तरेड़ती फिर रही थीं, उसी को समर्थन का ऐलान कर दिया खुल्लम खुल्ला। अब भला चंद घंटे पहले तक जो एफडीआई गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए ड्रैगन बनी हुई थी, वो अचानक से गरीब स्नेही कैसे हो गई? कमोवेश यही रवैया अपनाया समाजवादी पार्टी ने, जिसने लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वोटिंग के दौरान वॉकआउट का ऐलान कर दिया। अब इसके क्या मायने हैं भाई? अगर आपको मुखालफत ही करनी है तो कीजिए ना, वोट से कीजिए। ये दोमुही सियासत करके उल्लू किसे बना रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। अब इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हम आपको लखनऊ लेके चलेंगे। विजय बहादुर पाठक जी हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ गोविंद पंत राजू हैं, आप हमारे उत्तर प्रदेश के हेड हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। आप सभी से एक करके हम बातचीत करेंगे। पहले अभी आपका स्वागत कर देते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। जी हां साहब, तो लोकसभा में एफडीआई को गरीबों, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बताने वाली बहुजन समाज पार्टी राज्यसभा में पहुंचते ही एफडीआई की मुरीद हो गई और सारा गुस्सा थूक कर सरकार का हाथ थाम लिया। जो आम जन है वो इसे क्या नाम दूं, तरह तरह के नाम दे रहे हैं, लेकिन चूंकि वो नाम असंसदीय हैं, इसलिए मैं इस मंच से उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता। लेकिन जो भी शब्द माया और मुलायम के लिए पेश किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक जरूर है। सियासत में नीति, धर्म, जुबान और जज्बात की कोई जगह नहीं होती। अगर आपको हमारी इस खालिस, निजी और संपादकीय राय से आपत्ति हो तो कृपया बीएसपी सुप्रीमो मायावती की उस सियासी पैतरेबाजी पर नजर डाल लीजिए, जिसके बूते सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी अपनी इज्जत बचाती नजर आ रही है। हमारी पार्टी ने इस देश में हम अभी अच्छा ढांचा नहीं दे पाए, किसान को सड़क नहीं दे पाए, सिंचाई का साधन नहीं दे पाए, उनके बिजली नहीं दे पा रहे हैं, पर्याप्त सिंचाई की साधन नहीं है, और हम एफडीआई की बात कर रहे हैं। लोकसभा तारीख 5 दिसंबर। गरीब बर्बाद हो जाएंगे, किसान भूखे मर जाएंगे, दलितों और पिछड़ों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर इस देश के मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई आया, शायद ही मुल्क का कोई पिछड़ा और दलित हो जिसका कलेजा न भराया हो बीएसपी के स्टैंड से। लेकिन जब वोट के जरिए सरकार की पुंगी बजाने की बारी आई तो इंदू मिल में बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक बनाने के सरकार के वादे और प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर माया के सियासी हित साधते केंद्र की मुराद को याद करते हुए बीएसपी सदन से वॉकआउट कर गई। यानी बिन वोटिंग ही बीएसपी ने सरकार के लिए वो काम कर दिया जो बीजेपी समेत तमाम पार्टियां वोटिंग के जरिए भी नहीं कर सकी। लेकिन कहा यही गया कि साहब सरकार की नीति बड़ी खराब है, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया। निहायत ही दोमुही, फिर भी चलो मान लिया। राज्यसभा तारीख 6 दिसंबर। शाम से रात हुई और रात से सुबह। ये क्या, माया मैम ने तो सरकार के पक्ष में वोट डालने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार की खुदरा बाजार के क्षेत्र में
वर्तमान एफडीआई की नीति को देश के किसी भी राज्य में जबरन थोपा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्लस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने कल यहाँ राज्यसभा में केंद्र सरकार के पक्ष में ही वोट देने का फैसला लिया। ये कैसे हो गया भाई? चंद घंटों पहले तक जो एफडीआई गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए ड्रैगन की तरह थी, वो अचानक से फायदेमंद कैसे हो गई? आखिर दलित और गरीबों की रहनुमाई करने वाली माया के दिल में दलित और गरीब विरोधी सरकार लिए इलू इलू की बांसुरी कैसे बज उठी? क्या दोनों सदनों के बीच का कॉरिडोर लांघते लांघते बहन जी को दिव्य ज्ञान मिल गया, या फिर से सीबीआई की घुड़की मिल गई? हमको मालूम है इसका जवाब देने में आपकी पूरी सियासी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन क्या करें मैम, हम ईवीएम मशीन का बटन दबाने वाली आम जनता हैं। सवाल तो करेंगे ही और करते ही रहेंगे, भले ही आपका दीन धर्म बदल गया हो। हम अपनी तहजीब भला कैसे बदल दें? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और आज जब मैं स्टूडियो आया तो अपना ये आईपैड लेकर आया। फेसबुक में मैंने कुछ कमेंट पोस्ट किया था, उसके जवाब में देखिए आप। अनिल मित्तल एक पत्रकार हैं, वो कहते हैं मायावती ने एफडीआई को समर्थन दिया, लेकिन एक अहम शर्त के साथ कि मुझे सीबीआई से बचा लिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो कमेंट इस वक्त मैं कोट कर रहा हूं, उन कमेंट से, उन टिप्पणियों से समाचार प्लस की संपादकीय टीम का सहमत या असहमत होना जरूरी कतई नहीं है। ये एक सार्वजनिक मंच है फेसबुक, जिसमें तमाम कमेंट हुए हैं। आलोक पांडे हैं, कहते हैं सोनिया मायावती से जो मजा शेयरिंग में है वो किसी में नहीं। और आगे एक विज्ञापन की लाइन लिखते हैं, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा। एक के बाद एक बहुत सारी और इस तरह के कमेंट है। मैं आपको इस पूरे बुलेटिन में थोड़ी थोड़ी अंतराल पर ये सारे कमेंट सुनाता रहूंगा। तो मायावती जी के नक्शे कदम पर चलते हुए समाजवादी पार्टी ने सरकार के समर्थन में मतदान का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन वोटिंग से वॉकआउट करके राज्यसभा में भी सरकार की नैया पार लगाने की तैयारी पूरी कर ली। यानी एक बार फिर दो मुही बात और चार मुही सियासत। जैसे बनिए का धर्म है मुनाफा कमाना, वैसे ही सियासतदानों का धर्म है अपने सियासी हित को साधना। इसके लिए चाहे सरकार की बलि देनी पड़े या वोट देने वाली आम जनता की। तभी तो लफाजी चाहे जितनी कर लें, जब स्टैंड रखने की बारी आती है तो दो मुही पार्टियां बगले झांकते हुए साइड ले लेती हैं। ऐसी ही पार्टियों में शुमार है समाजवादी पार्टी। जब लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर बहस चल रही थी, तब सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के शानदार ताली बजाओ भाषण को सुनकर समाजवाद की ऐसी झांकी आंखों के सामने से घूम गई, जिसका कभी लोहिया और जयप्रकाश ने मुजाहरा किया था। लेकिन जब सरकार को सबक सिखाने की बारी आए तो दोस्ती याद आ गए और निकल लिए लोकसभा से। सरकार की नाक बच गई, दोस्ती सलामत रही। दोबारा जब राज्यसभा में बहस चली तो फिर से सपा ने गरीब किसानों और पिछड़ों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एफडीआई तो दस्ते कातिल है, ये किसानों को मार डालेगी और छोटे लोगों से छीनकर व्यापार, उनके कपड़े उतार डाल। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। क्या गारंटी है प्रधानमंत्री जी कि एफडीआई लाने के बाद जो वॉलमार्ट आएगा, जो और लोग आएंगे, टेस्को वगैरह जो आएंगे, वो चीन का बना सामान इस देश में 100% नहीं रखते। आप ये कह रहे हैं, आप कहते हैं बिचौलिए समाप्त कर देंगे। अश्विनी जी सवेरे बोल रहे थे कि हम बिचौलिया समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। अरे राजनीति में बिचौलिया समाप्त न कर पाए, व्यापार में कैसे बिचौलिया समाप्त कर दो? देश की जनता को एक बार फिर आस जगी। चलो लोकसभा ना सही, राज्यसभा में ही सही, उनकी हितैषी सपा सरकार के खिलाफ वोट करेगी। लेकिन ये क्या, भाषणबाजी करते करते जब थकान महसूस होने लगी तो वोटिंग का बॉयकॉट का ऐलान करके बैठ गए। अब ये कह भी सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये तय हुआ था, क्वेश्चन आवर चलेगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये सब हुआ। तो आई डोंट नो, कॉन्स्पिरेसी तो कॉन्स्पिरेसी होती है, वो कहीं हो गई होगी।
अब इतना तो सियासी समझ रखने वाला हर छोटा बड़ा व्यक्ति समझ रहा है कि इस बॉयकॉट के मायने क्या हैं। तो अब सवाल तो उठेंगे ना साहब कि जब यही खेल खेलना था तो खामखा एफडीआई पर आसमान काहे उठाए घूम रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। अच्छा, एक सवाल यहां पर बहुत मासूम सा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है। विजय बहादुर पाठक जी, मैं चाहूंगा कि आप इस तरह रिस्पॉन्ड करें और इसी मासूमियत के साथ, इसके लिए आप जाने जाते हैं। नरेश अग्रवाल जी जितनी मासूमियत से सदन में प्रलाप कर रहे थे, उससे पहले दारा सिंह जी जितनी मासूमियत से एफडीआई पर विलाप कर रहे थे, करुण क्रंदन कर रहे थे, क्या इन दोनों नेताओं की जो बातें हैं, जो इनकी विचारधाराएं हैं, क्या वो इनकी आला कमान मानते नहीं या मानना चाहते नहीं, या इन लोगों को वो ऐसा लल्लू पंजू समझते हैं कि ठीक है भाई, जो बोलना है बोलो, तुम अपने रास्ते चलो, हमको जो करना हम करेंगे। क्योंकि अगर दारा सिंह जी और नरेश अग्रवाल जी जो कह रहे हैं, अगर इससे मायावती जी और मुलायम सिंह जी सहमत होते तो जो सूरत-ए-हाल आज बन रही है एफडीआई के समर्थन में, वो सूरत-ए-हाल कतई न बनते। अतुल जी, दोनों लोगों के लिए अलग अलग उत्तर है। दारा सिंह जी का जहां तक सवाल है तो आपको ध्यान होगा कि मैडम माया ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जो वो लिख कर देती है वही उनके सांसद लोग बोलते हैं। इसलिए दारा सिंह ने जो कहा है वो बहन जी का लिखा हुआ पढ़ रहे थे और यह तय था कि उनको वो बोलना है और इनको ये बोलना है। ठीक है। और नरेश भाई ने जो कहा तो आपने उनकी बात समझा नहीं। उन्होंने कहा कि बिचौलिए समाप्त होंगे, तो राजनीति के बिचौलिए समाप्त होंगे, ऐसा उन्होंने ये कहा कि नहीं होंगे। तो आपने उनकी बात को समझा नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि राजनीति के बिचौलिए नहीं समाप्त होंगे। हाँ। तो नहीं समाप्त होंगे, उसको आपने देखा। आज जिस वक्त ये टेलीकास्ट हो रहा था, उस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 18 में एक कपड़े के शोरूम में खड़ा हुआ था, और जिस वक्त नरेश अग्रवाल जी सौभाग्य से दुर्भाग्य से वहां पे ये चल रहा था प्रसारण, और जिस वक्त उन्होंने कहा, केंद्र सरकार से पूछा कि राजनीति के बिचौलियों को हटाओ, तो मेरे पीछे एक सज्जन खड़े थे, कोई आया होगा ग्राहक किसी शोरूम पे, वो कहता है कि आप खुद ही हट जाओ। हाँ, समझ रहे हो? उन्होंने आम जनता की अगर नरेश अग्रवाल जी मुझे सुन रहे हो तो जरा बुरा ना माने, चूंकि मेरी राय नहीं है। और मैं पहले कह रहा हूं कि आम जनता की फेसबुक पर की गई टिप्पणियों से या चौराहे चौक पर की गई कमेंट से समाचार प्लस की संपादकीय टीम का सहमत या असहमत होना कतई जरूरी नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, छूटते ही उसके मुंह से निकला कि आप खुद हट जाओ। कितना ईमानदार, कितना मासूम, कितना अबोध सा कमेंट था ये। लेकिन अतुल जी सावधान रहिएगा, क्योंकि ये लोग बुरा मान रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यहाँ बयान जारी हुआ है, हाँ। उसमें उन्होंने कहा है कि नेता विरोधी दल ने जो कल टिप्पणी की माननीय मुलायम सिंह जी पर, हाँ। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जैसे सीबीआई के बारे में चर्चा की, उस पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। हाँ। अब आप कर रहे हैं कि पलटू फैसला, हाँ। तो जब पलटू फैसला करेंगे तो कल हो सकता है कि आप पर भी एक बयान जारी हो जाए। हाँ। साहब अतुल अग्रवाल जी और समाचार प्लस की संपादकीय टीम ने हाँ। ये कहा, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हाँ। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि माननीय मुलायम सिंह जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा पार्टी का फैसला है। पार्टी माने कौन? पार्टी माने परिवार। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल जी राष्ट्रीय महासचिव, अखिलेश जी अध्यक्ष। तो अब वह भी कहेंगे कि पार्टी का फैसला है कल के बाइकॉट पर। तो देश की जनता जान रही है और समझ रही है। और मुझको लगता है कि जो आपकी संपादकीय टिप्पणी है वो आम जन की भावनाएं हैं, और उन भावनाओं से राजनेताओं को समझना चाहिए कि जो आप बोलते हैं और जो करते हैं, दोनों का मूल्यांकन। आपने अभी एक टिप्पणी की कि आम जनता थी जो इसने पीछे ये टिप्पणी की कि आप राजनीति से हट जाओ। इसको हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। गोविंद पंत राजू जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। लोकसभा में दारा सिंह जी पानी पी पी कर एफडीआई की चीरफाड़ कर रहे हैं। मायावती जी के जो सहयोगी हैं वही बोलते हैं जो लिख के उन्हें दिया जाता है। यानी कि मायावती जी के अप्रूवल से लोकसभा में दारा सिंह दहाड़ रहे थे, लेकिन जब मतदान का वक्त आया तो भीगी बिल्ली बन गए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी का स्टैंड लोकसभा से 12 मीटर के गलियारे को पार करके सेंटर हॉल के बाजू से होते हुए राज्यसभा तक जाते जाते ये पूरा पलट कैसे गया? इस रास्ते में ऐसी क्या मिठाई चल गई, ऐसी क्या हवा चली कि मायावती जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई और बोला, अरे कितने बड़े पाप से मैं मुक्त हो गई भाई सभा के चलते, और उन्होंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया। ये तो सवाल जनता पूछेगी ना। मुझे लगता है अतुल, इस सवाल का जवाब
मायावती ने आज जो राज्यसभा में जो अपना वक्तव्य दिया है उसी में हमें ढूंढना चाहिए। हाँ। उसमें उन्होंने जो सुषमा स्वराज के बारे में जो टिप्पणी की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं, हाँ। तो मायावती के लिए शायद ये अंगूर मीठे थे और यही इस सवाल का जवाब है। जो राज्यसभा में पार्टी का जो रुख है, उनके हिस्से के जो अंगूर हैं वो मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, और यही वजह है कि वो सरकार के साथ हैं। और उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में ये कहा कि उत्तर प्रदेश, वो दूसरे राज्यों में इसको लागू, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि एफडीआई को राज्यों में उनकी इच्छा के विपरीत नहीं लागू किया जाएगा। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम इस मामले में सरकार के साथ हैं। बात बिल्कुल साफ है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में अगर चिंता कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता उनको है। बाकी देश में अगर जो वो पूरे अपने वक्तव्य में उन्होंने बार बार इसकी बुराइयों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया, वो बुराइयां अगर देश के बाकी हिस्से की जनता पर लागू होती हैं तो इसकी उनको परवाह नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज बहुत साफ है कि इसके पीछे जो पार्टी की नीति है, समाजवादी पार्टी के मामले में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन बीएसपी के मामले में मुझे लगता है कि मायावती की जो व्यक्तिगत उनकी जो एक तरह की प्रतिहिंसा का जो भाव है, वो भी आज के पूरे जो उनका वक्तव्य था, उनका पूरा अंदाज जो था, उसके पीछे कहीं न कहीं वो था और वो उनके चरित्र की एक विशेषता है। तो इसको हमें कहीं न कहीं इस रूप में भी देखना चाहिए। देखिए, दो टिप्पणियां मैं फेसबुक से और लेकर आना चाहूंगा। कमलेंद्र झा हैं, हालांकि जो ये बात ये कह रहे हैं, ये बात इससे मैं बार बार कह रहा हूं, सहमत या असहमत होना मेरे लिए जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं गनीमत है कि सरकार को आइटम सॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ी, वरना बसपा के लोग डांस करने को भी तैयार हो जाते। कितनी तल्ख टिप्पणी, कितनी नफरत से लबालब टिप्पणी। योगेश दहिया हैं, दिल्ली से, कहते हैं दिस इज अ बार्गेन, यू सेव माइन, आई सेव योर्स, ऑल डीड्स ऑफ माया वुड बी कवर्ड अप, इंक्वायरीज स्टॉप्ड एंड पॉकेट्स फिल्ड। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये है जनमानस। क्या हमारे नेताओं को जनमानस से कोई मतलब नहीं रह गया आजकल? देखिए, जनमानस को भी अपने में कुछ सुधार करना होगा, है ना। बहुत बरस पहले जब मेरे ख्याल से, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, जब मायावती जी पहली बार सरकार में आई, वो मध्य रात्रि की क्रांति हुई भारतीय लोकतंत्र में और देर रात शपथ ली, जिसको नरसिंह राव जी ने, उस वक्त वो वॉशिंगटन में थे, उन्होंने वॉशिंगटन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का मिरेकिल है कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री हुई सबसे बड़े सूबे की। उस दौर में मुझे स्मरण आता है, राम गोपाल जी नॉर्थ एवेन्यू में रहा करते थे, ऊपर वाले फ्लैट में, तो वहां मुलायम सिंह जी के साथ में बैठा, तो ऐसे चर्चा चली अनौपचारिक। तो आज मुझे वो संदर्भ याद आ रहा था। मुलायम सिंह जी ने चर्चा के दौरान कहा, पाठक जी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो विधायक सांसद होते हैं सामान्य नेता, उनसे सदन भंग करने की सिफारिश करने से पहले उनसे नहीं पूछता, वो फैसला नेता करता है। तो जो पार्टियों के भीतर संसदीय लोकतंत्र है, वो बहुत मजबूत कभी नहीं रहा। नेहरू के समय के कालखंड को छोड़ दीजिए, जब लगभग बराबर कद के तपे तपाए लोग थे, इंदिरा जी ने इस बात की व्यवस्था कर दी भारतीय राजनीति में कि फैसला एक आदमी करेगा, बाकी लोग उसका समर्थन का जय जयकार करेंगे, तुमुलनाद करेंगे, इसके अलावा वो कोई राय विचार नहीं कर सकते। ठीक है। और ये बात फिर सब पर लागू हो गई, हर पार्टी पर लागू हो गई। सीपीएम वाले लोग, जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो रोते हैं कि सपोर्ट विड्रॉल का फैसला अकेले प्रकाश ने कर लिया, माने नहीं किसी की। जब वहां तक ये स्थिति हो गई, तो फिर किसको याद कीजिए और किसको रोइए? आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो प्रश्न यहां यह है कि जनता ऐसे लोगों को क्यों बार बार ताकत सौंप रही है, जिनसे इस बात की प्रामाणिकता नहीं कि जो वो कहेंगे वही करेंगे, या अपने कहे पर 48 घंटे भी टिकेंगे। जब इतनी प्रामाणिकता भी शेष नहीं बचे, तो ऐसे लोगों का, ऐसे दलों का, ऐसे व्यक्तियों का, उनका नाम कुछ भी हो, एक सामाजिक बहिष्कार जब तक नहीं होगा और जब तक जनता पलटकर सवाल नहीं पूछेगी कि भाई हमने आपको मैंडेट दिया फला काम के लिए, और ये इसकी जो आज पिछले 48 घंटे में लोकसभा राज्यसभा में दिखा ना, इसकी भूमिका पीछे जाइए तो चुनावों में दिखती है। चुनाव में एक पार्टी दूसरे पार्टी को कहती चोर, दूसरी पार्टी उसको कहती गुंडों की पार्टी, और चुनाव के बाद गले मिल जाते। इसका क्या करिएगा?
ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? सारे दल कांग्रेस के खिलाफ लड़े चुनाव, और चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ आ गए, या जो लोग बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते रहे वो लोग एनडीए की सरकार बनी तो वाजपेयी जी 6 रायसीना में रहते थे, जब पहली बार सरकार बनी तो वो गेट पर खड़े हो गए बूटा सिंह की अगवानी में, वाजपेयी जी, मैं मौजूद वहां। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता किसकी अगवानी में खड़ा द्वार पर? परम स्मरणीय प्रातः स्मरणीय बूटा सिंह जी, जो जेएमएम कांड में अभियुक्त थे, आरोपी थे, घूस कांड में। वाजपेयी, ये तो सत्ता है, किस किस की टोपी कहां कहां उछाल दे। मुझे याद आता है 2 पंक्तियां थी बड़ी सुंदर सोम ठाकुर की, कि अजब हमारी मंजिलें, पाठक जी, अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारे पांव, टोपी उछली थी जहां, फिर लौटे उस गांव। अगर जनता ये करती रहेगी कि जहां जहां टोपी उछले वहीं वापस लौटती रहेगी तो यही होगा। मुलायम सिंह जी, मायावती जी, किसी को यह भय नहीं कि इसको फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, गरौठा, मऊ, आजमगढ़ में जाके कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वो जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन का आएगा, जो कह देंगे वही सच है। सत्यनारायण की कथा में जो लिखा है वही तो सच है। ये भाव नेताओं के अंदर है, वो मानते हैं मैं काला सफेद कुछ करूं, जनता को इतनी समझ कहां जी। और अगर जनता सवाल करने का मादा पैदा करे, क्योंकि देखिए अब कोई कानून भारत में ऐसा किसी देश में नहीं बन सकता जो नेता को अपनी बात से पलटने से रोक पाए। यानी लीगली और संवैधानिक तौर पर आप नहीं रोक सकते। मेरी मर्जी, मैंने दोपहर में 12 बजे का एफडीआई खराब है, 1 बजे का एफडीआई ठीक है, कैसे मुझे कोई रोक सकता है? ये नैतिक बंधन है, और ये नैतिक बंधन सिर्फ जनता से आ सकता है। ठीक बात है। इन राजनेताओं पर ना तो मीडिया लगाम लगा सकती है और ना संवैधानिक व्यवस्था कोई नियम कानून इन पर लगा सकते, क्योंकि सांसद स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। वो छड़े तुष्टा मायावती जी अगर ये मानती हैं कि उनको 24 घंटे में आत्मज्ञान हुआ तो हुआ, इस पर आप कैसे उनको चैलेंज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा तो हो नहीं सकता इस इशू पर। और अमिताभ जी हमारे सहयोगी हैं ऊपर असाइनमेंट में हैं, राजीव जी, अनूप जी, इन सभी लोगों ने लगातार बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। उसमें दारा सिंह जी भी हैं, सुरेंद्र भदौरिया जी भी हैं, विजय बहादुर सिंह साहब भी हैं, उसमें आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं। ये 4 नाम तो मैंने गिना दिए, बहुत सारे नाम और भी हैं। दरअसल दिक्कत यह ना कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता कौन है, जब उसकी सूची बनाने बैठते हैं तो मायावती जी का कद इतना बड़ा होता है कि सारे नेता पीछे दुबक जाते हैं। खैर, इन सब लोगों से बातचीत की, इन सब ने कहा नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया, मायावती जो कह रही है वही सही है। सपा के लोगों से बातचीत की कि भैया आज इस बारे में कम से कम रिएक्शन दे दीजिए, कोई बोलने को तैयार नहीं। कल तो गनीमत है कि वो रविदास मेहरोत्रा जी कल गन्ने के मुद्दे पर बात करने आए थे, लेकिन हमने मुद्दा बदल दिया और स्टूडियो से बाहर नहीं जाने दिया तो हमारे सामने आ गए वो, वरना सोचता कल भी हमारे पास ना आते वो। तो ये तो है विजय बहादुर जी, भाई ऐसी क्या अमिताभ जी ऐसी क्या नेतागिरी। अब तो 1 मिनट पहले मैं एक टिप्पणी करूंगा, फिर विजय बहादुर पाठक जवाब देंगे तो ज्यादा रोचक होगा। हाँ। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेताओं में शुमार कल्याण सिंह जी हैं, हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, कल्याण सिंह जी को भी याद नहीं होगा, 6 दिसंबर है इसलिए ये संदर्भ दे रहा हूं, अन्यथा नहीं कहता ये बात, क्योंकि समय नाजुक है। उनकी अगवानी का मुहूर्त निकल रहा है, विजय बहादुर जी टेंट तंबू का इंतजाम कर रहे हैं कि कहां करवाएं, लड्डू का इंतजाम भी हो रहा है, गोविंद जी को भी न्योता आएगा जाने के लिए, और कुसुम भाई कह चुकी हैं आपसे पहले ही। तो वो चीजें ठीक है। मैं एक बात कहता हूं, कल्याण सिंह जी से पूछिएगा कभी कि बाबूजी आपको याद है आपने कितनी बार मंदिर गिराने का श्रेय लिया और कितनी बार ढांचा गिराने का श्रेय लिया और कितनी बार ढांचा गिरने पर दुख जताया और कहा ये भाजपा और संघ वालों ने ढांचा तोड़ दिया। जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा, भारतीय जनता पार्टी फिर कह रही कि आ जाओ महाराज ये तखत खाली है, आओ विराजो, पधारो हमारे देश, तो मायावती का क्या बिगड़ेगा और मुलायम सिंह जी का कोई क्या बिगाड़ लेगा? हर आदमी तो फ्री स्टाइल वेटिंग कर रहा है यहां लोकतंत्र के मैदान में। भाई किसी को कहीं कोई हया है क्या? लोकलाज है? अमिताभ अग्निहोत्री को चिंता लगती है। मैं एक बात कहूंगा, उसके बाद विजय बहादुर जी आप कहिएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, मैं एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठा था, फर्रुखाबाद का संदर्भ आया, मैंने कहा कांग्रेस वहां जमानत गंवाने और जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। फर्रुखाबाद से खुर्शीद साहब की बेगम चुनाव लड़ रही थी,
उनका मेरे पास आग्रह आया कि आपने ये बोल दिया, देखिए ठीक नहीं, इससे बड़ा नुकसान होता है ऐसा। तो मैंने उत्तर दिया था, वही उत्तर यहां कहता हूं। मैंने कहा था कि मित्र, मुझे 6 मार्च को भी, जिस दिन परिणाम आने थे, 6 मार्च को भी चैनलों पर बैठना है। मुझे अपने चेहरे और अपने वाणी की चिंता है। मैं क्या जवाब दूंगा? ये इतनी चिंता तो मैं करता हूं, क्योंकि मैं हंस के नहीं टाल सकता बेशर्मों की तरह। हाँ, बोला था, नहीं हुआ तो क्या। नहीं, जबकि आपको वोट लेने नहीं जाना है। हमको वोट नहीं लेना, जिसको लेने जाना है वो चिंता नहीं करता। कुछ भी बोलूं, लेकिन हम इतनी चिंता करते हैं अपने चेहरे की कि नहीं, ऐसा नहीं। नेता पाठक जी कभी भी कुछ भी कह देते। देखिए, अमिताभ जी ने जो बातें कही हैं उनको मतलब उनके साथ अपने को जोड़ते हुए मैं केवल ये कहूंगा, जैसे जो राजनेता हैं आज छोटी, जैसे आज वो जमाना नहीं है ना। अमिताभ जी ध्यान करें, पत्रकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं से भिड़ जाता था। गोविंद जी गवाह हैं। मायावती जी जब 2 तारीख को जो 2 तारीख की घटना हुई, उस 2 तारीख की घटना में गोविंद जी थे यहां पर, तब अकेले चैनल के इस स्थिति में थे। जो परिस्थितियां हैं उसमें अब सवाल जवाब तो होते नहीं है। कल माननीय मुलायम सिंह जी ने कह दिया कि ये पार्टी का फैसला है, उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल हुआ। अब जो परिस्थिति बिल्कुल हुआ, मैं वहां पर मौजूद था। मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं। बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चनिंग हुआ। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा, मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि आप जो सोचते हैं सपा वैसा नहीं सोचती। बिल्कुल मैं वहां पर था। अतुल जी, हर आदमी समाचार प्लस नहीं है, और जिस एजेंडे पर आप कर रहे हैं, कल ये सारी घटना हुई, आज फिर आदमी प्रेस नोट जारी करता है कि साहब हम एफडीआई के खिलाफ हैं और उत्तर प्रदेश में हम नहीं चलने देंगे। कर यही सारे लोग इन्हीं चैनलों पर, इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होंगे। और आज जो परिस्थिति है कि नेता अपनी बात कह लेता है, उसके बाद सवाल जवाब की जो परिस्थिति है उसमें या तो पहले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरिटेट होते थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सफल मानी जाती थी। आज क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज है, हर पार्टी में 3 बजे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अपनी बात कह के आदमी निकल लेता है, बाकी मुद्दों पर जब बहस होती है तो हाँ जाता है। या जैसे कभी कभी आप कहते हैं कि जब हम इंपॉर्टेंट मुद्दों पर फोन मिलाते हैं तो लोग फोन काट देते हैं या कट जाता है। तो वही सारी परिस्थिति है। ऐसे जो तल्ख सवाल है, इन 8-10 महीनों में, मैं ये नहीं कहता, मतलब फिर मैंने कहा कि ये पर्सनलाइज हो जाएगा। इन 8-10 महीनों में आप और अमिताभ जी ने मिल करके अपने इस चैनल को, अपने इस प्रोग्राम को दिखवा तो दिया इन सारी बातों पर। और ऐसा कौन सा बिंदु है जो आपने गलत कहा, और जिन सवालों का जवाब लोगों के पास है। लोग हो सकता है चैनल पर अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से कोई ऐसी बात कहें और हम उसका पक्ष रखते हैं, लेकिन जब बाहर बात किया या अंदर बात किया तो लोगों ने कहा ना कि आप सही थे। तो जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में आज भी ये सवाल अनुत्तरित है और इसका सवाल जनता मांगेगी। जैसे आपने फेसबुक पर टिप्पणियां पढ़ी हैं, आम जनता को अब ये बाध्यता नहीं है कि जो प्रोमिनेंट होगा उसी का बयान चलेगा। फेसबुक पर जिन लोगों ने बयान दिया है या जिन लोगों ने टिप्पणियां की हैं वो आम आदमी हैं। और उन आम आदमियों की बात आई ना, तो अब परिस्थितियां हैं, राजनेताओं को भी सोचना समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी हैं दिल्ली से, कमेंट लगाते हैं, कहते हैं रिप्लेस एफडीआई विद सीबीआई, और आई को उन्होंने ब्रैकेट में किया हुआ है, रिप्लेस सीबीआई विद एफडीआई और वाइस वर्सा। गोविंद पंत राजू जी, मुझे एक चीज बताइए बहुत संक्षेप में, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों का जो रुख है, इस रुख में इन नेताओं से बातचीत करने के बाद कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लगा, किसके पास, किस दल के पास ज्यादा मलाई आई, और जनता क्या सोचती है? नहीं, निश्चित तौर पर अगर देखें तो इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है मायावती के हिस्से में मलाई बहुत ज्यादा आई है। मायावती ने इस पूरे घटनाक्रम का अपने पक्ष में जो इस्तेमाल किया है वो समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा किया है। समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि बीएसपी की तुलना में बहुत पीछे रही है। मायावती ने न सिर्फ अपने मुद्दे उनको संसद में रखवाया, न सिर्फ अपना जो आग्रह था उसको पूरा करवाया, और अपनी बात को भी उन्होंने इस तरीके से रखा है। आज भी जब वो राज्यसभा में आई तो उन्होंने अपना गुस्सा, अपना जो व्यक्तिगत वो था वो पहले रखा, क्योंकि वो ये जानती थी कि उनके लिए इस सवाल पर जो तर्क है उन तर्कों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत एजेंडे को पहले रखा, और वही उनका इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि अगर देखा जाए उनके हिस्से ज्यादा आया है, समाजवादी पार्टी कहीं कहीं पीछे रही। ठीक है, एक और बड़ा रोचक कमेंट आया है, मनीष अग्रवाल हैं, ये कहते हैं कि एफडीआई की मंजूरी में केंद्र के साथ तो रहना ही है बसपा को, क्योंकि सिर्फ सीबीआई का डर ही नहीं, साथ में केंद्र ने रोटी का टुकड़ा भी जो लटकाया है, तो जनता के लिए घाटा हो या फायदा, बहन जी को उससे क्या। आगे लिखते हैं, अपना काम बनता,
चूल्हे में जाए जनता। अमिताभ जी, संपाद की टिप्पणी। ये जनता देखिए, मैं इस पूरी घटना को, जिस ओर गोविंद ने थोड़ा सा इशारा किया, मैं इसको इस परसेप्शन से भी देखना चाहूंगा। हाँ। मैंने 2 बजे इस बात को रेखांकित किया था। दारा सिंह कल जब लोकसभा में बोले तो मुलायम सिंह जी ने बहुत गौर से सुना। ये दारा सिंह वही है जिनको एक बार मुलायम सिंह जी ने राज्यसभा में भेजा था, है ना? तो मुलायम सिंह जी के भी शिष्य रहे एक दौर में। खैर, उसके बाद मायावती ने दारा सिंह और बलीराम, डॉक्टर बलीराम दोनों को बुलाया अपने चेंबर में, क्योंकि मायावती जी हाउस की मेंबर नहीं है लोकसभा की, वो तो टीवी पर देख रही बहस। उन्होंने कहा कि मंत्री के जवाब तक मत रुकना, बीच में ठीक आधे घंटे बाद घड़ी देख के खड़े हो जाना और जो हम कह रहे हैं सो बोल देना और बोल के बाहर निकल जाना, बाकी कुछ नहीं। मुलायम सिंह जी इस गलत फहमी में थे कि भाई वॉकआउट का जो एक सामान्य शिष्टाचार है, जो परंपरा है, वो होता है कि सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट होता है। ये सामान्य शिष्टाचार है, नेहरू के समय से ये प्रथा चली आ रही। मायावती जी ने चल दी ट्रंप, हुकुम का इक्का। अब बलीराम और दारा सिंह लेके अपनी जनता को निकल गए बाहर। अब मुलायम सिंह जी हतप्रभ कि अब वॉकआउट करें तो करना तो वॉकआउट है, क्योंकि वचनबद्ध है। कहीं अगर वॉकआउट करते तो माना जाएगा कॉपी की आपने बसपा की। जी, आज भी जब राज्यसभा में आए, अगर यह प्रतिस्पर्धा है हमारे सूबे के दोनों बड़े दलों और नेताओं के बीच में कि कौन कांग्रेस के का ज्यादा वफादार, कौन कांग्रेस के ज्यादा करीब, कौन कांग्रेस का ज्यादा बड़ा संकट मोचक, तो इन तीनों कसौटियों पर मैं मायावती को ज्यादा अंक दूंगा। उन्होंने तो आज लोकसभा, राज्यसभा में लोकलाज ही छोड़ दी। मीरा हो गई कृष्ण के प्रेम में, है? बोले नहीं, जहर का प्याला पी लूंगी कृष्ण तेरे नाम पर। तो जब वो एफडीआई के पक्ष में खड़ी हो गई, तो अब रामगोपाल जी जब बाहर आए तो क्या बोले? तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो मायावती है, हर दिन बदलती हैं, हम लोग तो एक ही स्टैंड लेके चलते हैं, जो लोकसभा में किया वही राज्यसभा में करेंगे। जबकि सुबह तक वो ये कह रहे थे कि लोकसभा से राज्यसभा का कोई रिश्ता नहीं, राज्यसभा में नई रणनीति बनाएंगे मौके के हिसाब से। तो उस दृष्टि से अगर मैं देखूं कि कांग्रेस की वफादारी का टेस्ट था ये, कि कौन कांग्रेस के प्रति ज्यादा वफादार, ज्यादा हितैषी कांग्रेस का शुभचिंतक, तो उस कंपटीशन में अगर था, मैंने दावे से नहीं कह सकता कि था ही ऐसा कंपटीशन, वो तो ये दोनों नेता, अगर था कहीं कोई कंपटीशन, तो मेरी छोटी बुद्धि कहती है कि इसकी विनर होती हैं मायावती और रनरअप होते हैं मुलायम सिंह जी। ठीक है। और एक कमेंट और मैं ये दिखाना भी चाहूंगा, यहां पे देखिए, ये एफडीआई के बारे में लिखा हुआ है, फिर डूबेगा इंडिया, फिर डूबेगा इंडिया। जनता की कमेंट है, आम लोगों के कमेंट हैं। अब ये आपको ही, आम लोगों को ही तय करना है कि आपके नेताओं का आपको क्या करना है। गोविंद जी बहुत शुक्रिया, पाठक जी बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की एक बड़ी खबर कुछ खास मेहमानों के साथ।